हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक पे। मैं अभिषेक भारद्वाज। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था अंतः शोषण के बारे में। एक बार फिर इसके बारे में छोटी सी रिवाइंड कर लेते हैं चीज़ को। अंतः शोषण के बारे में मैंने आपको बताया था कि जल स्नेही कार्बनिक प्रकृति के जो पदार्थ हैं वो जल में घुले बिना जल को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, अर्थात अधिशोषित कर लेते हैं, जिससे उनके आयतन में वृद्धि होती है, परंतु वो जल में विलय नहीं होते। कुछ कार्बनिक जल स्नेही प्रकृति के पदार्थ जो हैं उनके एग्जाम्पल जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट अगार अगार है, सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज है, पेक्टिन है, ये स्टार्च है। ये सब चीज़ें जो हैं, ये जो पदार्थ हैं, ये अंतः शोषण दर्शाते हैं। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे परासरण के बारे में। परासरण के जो खोजकर्ता हैं वो हैं एबी नोलेट। परासरण की प्रक्रिया को हम शुरू करें या इसके बारे में हम डिटेल से बात करें, उससे पहले अपने को निम्न दो चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी होना आवश्यक है। पहली चीज़ है पारगम्यता, और पारगम्यता के आधार पर विभिन्न प्रकार की झिल्लियाँ, और दूसरा है विलयन और विभिन्न प्रकार के विलयन के प्रकार। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं पारगम्यता की। तो पारगम्यता से सीधा सीधा तात्पर्य होता है कि किसी भी जैविक तंत्र में जिसकी इकाई हम कोशिका मान सकते हैं, ये कोशिका है, जैसे ये उसके बाहर की तरफ आवरण है, कोशिका भित्ति है, अंदर कोशिका झिल्ली हो सकती है, कोशिका रस वगैरह या कोई रिक्तिका वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। तो इस कोशिका के बाहर जो वातावरण है जिस भी प्रकार का, वहाँ से पदार्थों का अंदर आना और अंदर से विभिन्न प्रकार के पदार्थों का बाहर आना, वो इसकी कोशिका भित्ति अथवा कोशिका झिल्ली की पारगम्यता को दर्शाता है। तो इनमें से कुछ कोशिका या कुछ अवरोध या जो कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली है वो पूर्ण रूप से पारगमित हो सकती है, कुछ कम मात्रा में हो सकती है, या कुछ पूर्ण रूप से अपारगम्य भी हो सकती है। तो पारगम्यता के आधार पर जो झिल्लियाँ हैं वो मूल रूप से जैविक तंत्र में 3 प्रकार की, परंतु इसके अलावा एक स्थिति अन्य भी होती है जिसमें किसी भी प्रकार के अणु झिल्ली को पार करके अंदर से बाहर अथवा बाहर से अंदर नहीं आ सकते। ऐसी स्थिति कहलाती है अपारगम्यता, और जो झिल्ली है वो कहलाती है अपारगम्य झिल्ली। और इसका एकमात्र सबसे जो बढ़िया एग्जाम्पल है वो है पादपों में द्वितीयक वृद्धि के फलस्वरूप निर्मित कॉर्क कोशिकाओं की कोशिका भित्ति, जिसके चारों ओर सुबेरिन नामक पदार्थ का क्या पाया जाता है, जमाव पाया जाता है। ये अपारगम्य झिल्ली के रूप में कार्य करती है। इसके बाद में यदि हम प्रथम स्थिति की बात करें तो जैसे कि ये झिल्ली है, यहाँ कुछ ये विलायक और विलेय के अणु मैंने यहाँ दर्शा रखे हैं। तो यहाँ विलेय के अणु भी आसानी से पारगमित हो जाते हैं। विलेय के अणु और विलायक दोनों के अणु जो हैं वो आसानी से यहाँ पर पारगमित हो जाते हैं। अर्थात ये जो झिल्ली है सभी प्रकार के अणुओं के लिए पूर्णतः पारगम्य है। तो ऐसी स्थिति में इस झिल्ली को पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है सेल वॉल, यानी कि पादप कोशिकाओं में सेलुलोज और पेक्टिन मूल रूप से, और साथ ही साथ हेमी सेलुलोज से निर्मित जो कोशिका भित्ति है वो पारगम्य झिल्ली या पूर्ण पारगम्य झिल्ली के रूप में कार्य करती है। दूसरे नंबर पे जैसे कि यहाँ विलायक और जो विलेय हैं उनमें से विलायक के अणु आसानी से पारगमित हो जाते हैं, परंतु विलेय के अणु पूर्ण रूप से यहाँ अपारगमित रहते हैं। अगर ऐसी झिल्ली है तो उसको कहा जाता है अर्धपारगम्य झिल्ली। इसको हम क्या कहेंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली। तो अर्धपारगम्य झिल्ली के अंतर्गत एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो चर्मपत्र, इसके अलावा जो सामान्य अपनी कोशिका झिल्ली है या सेल मेम्ब्रेन है वो भी अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में क्या करती है, कार्य करती है। और तीसरी स्थिति की यदि हम बात करें तो यहाँ समय परिस्थितियों के अनुसार कोशिका झिल्ली द्वारा बाहर अथवा अंदर उपस्थित जो भी अणु हैं पदार्थ के, किसी भी प्रकार के विलेय या विलायक जो भी है, उनका अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाना कोशिका झिल्ली द्वारा निर्धारित किया जाता है। अर्थात इसके द्वारा चयन किया जाता है कि किस दर से विलेय के अणु या विलायक के अणु अंदर से बाहर जाएंगे या बाहर से अंदर आएंगे अथवा प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो झिल्ली है वो कहलाती है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, यानी कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से निर्मित सेल मेम्ब्रेन, इसके अलावा पादप कोशिकाओं में पाई जाने वाली रिक्तिका के चारों ओर उपस्थित
जो झिल्ली होती है जिसको हम रिक्तिका झिल्ली अथवा टोनोप्लास्ट कहते हैं, ये चयनात्मक पारगम्य झिल्ली का क्या है, उदाहरण है। तो इस प्रकार 3 प्रकार की मूल झिल्लियाँ, पारगम्य, अर्धपारगम्य और चयनात्मक पारगम्य के बारे में हमने यहाँ बात की। अब इसके बाद बात आती है विलयन की। तो चूंकि आप सभी जानते हैं विलायक और विलेय मिलकर के क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं। चूंकि यहाँ जैविक तंत्र की हम बात कर रहे हैं तो जैविक तंत्र में सदैव विलायक के रूप में कौन कार्य करेगा, जल कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी कोशिका के जीव द्रव्य में 90% जो भाग है वो क्या होता है, जल। तो यहाँ जितनी भी अभिक्रियाएं या जितनी भी प्रक्रियाएं जैविक तंत्र में संपन्न होंगी वो सभी किसके, उसके लिए माध्यम के रूप में कौन कार्य करेगा, जल कार्य करेगा। तो ऐसी स्थिति में यदि हम बाहर किसी भी कोशिका के बाहर उपस्थित विलयन की तुलना उसके कोशिका रस की सांद्रता के साथ अगर करते हैं तो विलयन कितने प्रकार के बताए जा सकते हैं, 3 प्रकार के। तो सबसे पहली स्थिति जिसमें कोशिका रस की सांद्रता और कोशिका के बाहर उपस्थित विलयन की सांद्रता यदि बराबर होती है तो ऐसी स्थिति में जो विलयन है वो कहलाता है समपराशरी विलयन। क्या कहलाएगा, समपराशरी विलयन। दूसरी, यदि कोशिका के बाहर उपस्थित विलयन की सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से कम होती है तो ऐसी स्थिति में जो विलयन है वो कहलाता है अल्प पराशरी विलयन। क्या कहलाएगा, अल्प पराशरी विलयन। और तीसरी और अंतिम जो स्थिति है वो ये है कि यदि कोशिका रस की सांद्रता की तुलना में कोशिका के बाहर उपस्थित विलयन की सांद्रता अधिक हो तो ऐसी स्थिति में जो विलयन है वो कहलाता है अति पराशरी विलयन। क्या कहलाता है, अति पराशरी विलयन। इन्हीं प्रकार के विलयनों के आधार पर हम आगे ये बताएंगे कि जो परासरण है वो किस प्रकार से संपन्न होता है और परासरण की जो प्रक्रिया है उसके कितने प्रकार होते हैं, परासरण का महत्व क्या होता है। इन दोनों चीज़ों को आधार लेकर के हम अगले वीडियो में बात करेंगे परासरण और परासरण के प्रकारों की। थैंक यू।